तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम देखेंगे 2016 में बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ था उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। बाबू उसमें भी बहुत सारे पेपर जो होते थे, एक नहीं हर लड़कों का अलग अलग पेपर हुआ करता था। तो उसका सेट ए है 2016 सेट ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल ई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क यानी बलाघूर्ण क्या होगा। समझिए, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। कह रहा है कि पी आघूर्ण वाला बाबू, पी डाइपोल मोमेंट एगो डाइपोल है, डाइपोल मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू। पी डाइपोल मोमेंट वाला एक डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है। बाबू, जब भी डाइपोल मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू, डाइपोल को जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमने का प्रयास करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आ जाता है और हमेशा उस पर बलाघूर्ण लगता है। और बलाघूर्ण जो लगता है ना, बलाघूर्ण का मान बाबू, बलाघूर्ण यानी टॉर्क जो लगता है ना, टॉर्क, उस टॉर्क टाउ का मान कितना होता है? टाउ बराबर पीई साइन थीटा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। लेकिन बलाघूर्ण जानते हो सदिश राशि है, वेक्टर है, तो टाउ नहीं, टाउ वेक्टर बाबू। और टाउ वेक्टर होता है पी क्रॉस ई, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तुमको तो लगता है कि सर हम ई क्रॉस पी भी लिख सकते हैं और पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं, ई क्रॉस पी दोनों लिख सकते हैं, लेकिन हम दोनों लिखेंगे नहीं, एयरप्लेन मोड। चलिए, तो आपको तो लगता है कि सर P क्रॉस E भी लिखेंगे तो P क्रॉस E बराबर भी पी साइन थीटा, और E क्रॉस P भी लिखते E क्रॉस P तब भी EP या PE साइन थीटा वो भी होता, लेकिन नहीं। टॉर्क को जब वेक्टर में लिखेंगे ना, वेक्टर में, तो आपको ऑर्डर हमेशा याद रखना है कि जब भी डाइपोल यानी प्लस क्यू माइनस क्यू, जब भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर जो टॉर्क लगेगा, जो बलाघूर्ण लगेगा, टॉर्क टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। लेकिन अगर इसको वेक्टर में लिखेंगे तो टाउ वेक्टर बराबर पी साइन थीटा को पी क्रॉस ई, ये ऑर्डर याद रखिएगा, पहले पी बाद में ई। तो जो टॉर्क लगेगा टाउ वेक्टर और पी क्रॉस ई, तो देखो क्या दिया है, उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा? पी क्रॉस ई, तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन फिगर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, दिए गए फिगर में ए और बी के बीच तुल्य धारिता, तुल्य मतलब सबके बदले एक। देखो बाबू, इस फिगर में यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड धारिता का एक संधारित्र है। संधारित्र मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर में दो गो प्लेट होता है, एगो प्लस और एगो माइनस। इसकी धारिता 6 दिया है, इसकी भी धारिता 6 दिया है, इसकी भी धारिता 6 दिया है। ये संधारित्र है, ये कैपेसिटर है। हमको ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। क्वेश्चन देखो, नीचे के चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता होगी, ए और बी के बीच तुल्य धारिता। बाबू एक छोटा सा बात बताओ, तुम ही से पूछ रहे हैं, 6 और 6 किस में है? 6 और 6 अगल बगल में बैठा है, अगल बगल मतलब सीरीज में है, बगल में है सीरीज में, और सीरीज में रहता है ना, श्रेणी क्रम में रहता है, श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों का तुल्य किस तरह निकलता है? 6 और 6 का निकालना है तो बाबू उल्टा करके निकालते हो। जैसे 6 और 6 का निकालना है ना, तो तुम इस तरह करो, इस दोनों के लिए पहले एक लेखो, क्या होगा? सीरीज में क्या होता है? 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। याद रखना, अगल बगल में श्रेणी क्रम में रहता है तो यही फॉर्मूला 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। पहले इन दोनों का तुल्य निकालो, तुल्य मतलब दोनों के बदले एक। तो 1/c1, c1 है पहिल का कितना है बाबू? 6 प्लस 1/c2, c2 कौन है जी? 6, 1/6 2/6, 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/6 2/6, 2/6 मतलब 2 3 6, 1/3, 1/3 ये पलट दो तो सी इक्विवेलेंट बराबर 3 हो गया जी। क्या? सी इक्विवेलेंट बराबर 3। सी इक्विवेलेंट मतलब दोनों के लिए अब 6 और 6 के लिए हटा के 3 लिख देंगे, 6 6 को हटा देंगे, क्या लिखेंगे बाबू? 3। फिगर अपना बनाते हैं। अब नया फिगर बनेगा, बड़ा फिगर है ना, बड़े फिगर को अब छोटे फिगर में कन्वर्ट करेंगे।
ए देंगे, बी देंगे, 6 देंगे, लेकिन 6 और 6 के लिए क्या है, 3 दे देंगे बस। देखो ये ऊपर में जो था ना, क्या होगा, पहले ये कौन था बिंदु बाबू, ए था, ए लिख दिए, और बी है तो बी लिख दिए, नीचे 6 है तो 6 लिख दिए, ऊपरवा कितना ही हो, 6 और 6 के, 6 और 6 का 3, बस ये हो गया 6 और 6 का 3। अब देखो ये 3 और 6, ये 3 और 6 बाबू समानांतर में, ये 3 और 6 समानांतर में है। क्या हो गया सर, समानांतर क्या होता है सर, समानांतर का मतलब होता है ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का भी पहला प्लेट ए से, इसका भी पहला ए से, इसका भी दूसरा बी से, इसका भी दूसरा बी से, ये दोनों समानांतर में है बाबू। संधारित्र अगर समानांतर में होने तो नेट धारिता निकालनी है तो जोड़ दो यार, तो 3 और 6 मिला दो, 3 और 6 9, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, आपका ऑप्शन सही, सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या किए बाबू, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले क्वेश्चन था ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकाले, तुल्य धारिता निकालिए। तो पहले देखिए 6 और 6, 6 और 6 अगल बगल यानी श्रेणी क्रम में, और याद रखो श्रेणी क्रम में सेम सेम रहे ना, सेम सेम सेम, तो एगो बटा उतना, तो बोलो 6 6 6 6 है तो एगो बटा कितना है, 2 गो है ना, तो 6 6 6 6 6 तो एगो ले लो उसका मान, और जितना है उस संख्या से भाग दे दो, तो 6 है, 6 में 2 से भाग दे दिए तो 6 बटा 2 कितना है, 3 आया ना, तो 6 6 का तुल्य हो गया, ऊपर के लिए 6 6 के लिए 3 कर दिए, नीचे का 6 है ये, 3 और 6 पैरेलल में है, समानांतर में, और समानांतर में जुड़ेला यार, और जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, 3 और 6 9, राइट ऑप्शन आपका सी हो गया बाबू। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो तीसरा क्वेश्चन कहता है विद्युतीय परिपथ की शक्ति। बाबू इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पावर लगता है वो पावर का सूत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युतीय परिपथ की शक्ति क्या होती है बाबू, शक्ति का सूत्र होता है पावर P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, पावर बराबर होता है वोल्टेज का स्क्वायर बाई आर। आप पढ़े होगे बाबू, पावर का 3 ठो फॉर्मूला होता है, तीनों फॉर्मूला में ये एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पावर P बराबर वी स्क्वायर बाई आर। वैसे बता दें आपको सारा फॉर्मूला, पावर P बराबर बाबू इलेक्ट्रिकल पावर P बराबर होता है वी आई, पावर P बराबर होता है वी आई, पावर P बराबर होता है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है पावर का सूत्र वी स्क्वायर बाई आर, पावर P बराबर वी स्क्वायर बाई आर। तो कोई पूछे विद्युतीय परिपथ की शक्ति क्या है, तो वो विद्युतीय परिपथ की, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति पावर P बराबर वी आई भी होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है, वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर हमारे ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, सी सही है। चलो भाई देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा, चुंबकीय क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, चुंबकीय क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र को बी से सूचित करते हैं, बी का बीमा निकालना है। बाबू तुम तो पढ़े होगे, मास्टर साहब पढ़ाए होंगे कि बीमा निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए। चलो चुंबकीय क्षेत्र बी की बीमा, बाबू चुंबकीय क्षेत्र बी है, बी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बी का बीमा निकालना है बाबू, इसके लिए फॉर्मूला है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है ना इसका बीमा, तो उसके लिए वो फॉर्मूला लगाओ बाबू। एक चुंबकीय बल का सूत्र होता है, चुंबकीय बल F, चुंबकीय बल F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, चुंबकीय बल का सूत्र होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ पे हो रहा है B, यहाँ पे B निकाल दो और वहीं से बीमा निकाल दो, तो B बराबर क्या होगी बाबू, B बराबर हो जाएगा F बटा क्यू भी साइन थीटा, B बराबर F बटा क्यू भी साइन थीटा, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र बी की बीमा, चुंबकीय क्षेत्र बी की बीमा बराबर बल की, आवेश की, वेग की साइन थीटा, तुम पढ़े हो साइन थीटा कॉस थीटा, ये बीमाहीन होता है, इसकी बीमा नहीं होती है, तो बी बराबर एफ बटा क्यू भी साइन थीटा का नहीं होगा, जिसका नहीं होगा काट देंगे। अब एफ क्या है, एफ है बल, क्लास 11th याद है, क्लास 11th में बल एफ की बीमा क्या होती है, पढ़े हो, बल की बीमा mlt-2, याद रखो बल का बीमा mlt-2, क्यू है आवेश, क्यू क्या है आवेश, आवेश क्यू की बीमा होती है IT, आवेश का बीमा AT या IT, हम IT लिख दे रहे हैं, और भी है वेग, वेग की बीमा, वेग का LT-1, क्लास 11 पढ़े हो, वेग का बीमा LT-1, बाबू क्या होगा T-1 और T खत्म हो जाएगा, T का मतलब होता है T पावर 1,
टी पावर 1 और टी पावर -1 खत्म हो जाएगा, एल और एल खत्म हो जाएगा, ऊपर का खत्म, ये भी खत्म, बचा क्या, mt-2, mt-2 और आई कुदुक के ऊपर जाएगा तो i-1, mt-2 और i मतलब क्या है, i पर 1 और कुदुक के ऊपर जाएगा तो i-1, mt-2 i-1 बाबू। अच्छा m है, l नहीं है तो l का पावर 0 भी दे सकते हो, m है लेकिन l नहीं है, लेंथ नहीं है तो l0 t-2 i-1 ऑप्शन मिला लो। पहले i दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, i-1 पहले दिया है ऑप्शन में हर जगह, तो i-1 वाला ऑप्शन कौन है बाबू, i-1 वाला एगो ऑप्शन है ही दिख रहा है, और कोई तो दिख ही नहीं रहा है यार, तो i-1 m l 0 t-1 i-1 m है, है वहां पे l0 t-2 आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। समझ में आया होगा, भारी तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है लेंज का नियम संबंधित है या संबद्ध है, संबद्ध मतलब होता है जुड़ा हुआ, और लेंज का नियम याद रखिएगा, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, हमेशा 25 बार पूछा है, भले 25 बार क्वेश्चन नहीं आया हो, ठीक है, ये याद रखिएगा, 25 बार पूछा है कि लेंज का नियम किस पर आधारित होता है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। लेंज का नियम हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ते हैं, किस चैप्टर में पढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के चैप्टर में पढ़ते हैं, बोलो। लेंज का नियम संबंधित है, लेंज का नियम आवेश से, कहा जी, द्रव्यमान से नहीं, इससे नहीं, किससे, लेंज का नियम सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चलो जी, ये आ गया अपना खतरनाक क्वेश्चन, कह रहा है एलआर परिपथ, क्या कह रहा है बोलो फटाफट बाबू, कह रहा है एल आर, इसमें आर यानी प्रतिरोध भी है, रेसिस्टेंस भी है, और एल, एल मतलब प्रेरक, प्रेरक भी है, तो एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक बाबू, शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक को कहते हैं जी कॉस फाई, हमेशा याद रखिएगा, शक्ति गुणांक को कहते हैं कॉस फाई। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है बाबू, इस तरह का क्वेश्चन निकालना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन बनाना है ना, तो एक ट्रिक है, या तो तुमको पावर फैक्टर पूछे या तो प्रतिबाधा पूछे, दो ही चीज पूछता है, एल आर परिपथ हो जाए, एल आर कह दे, एल सी कह दे, आर सी कह दे, कोई भी सर्किट दिया हो उसमें दो ही चीज पूछेगा, एक प्रतिबाधा पूछेगा, एक पावर फैक्टर पूछेगा, दो चीज पूछेगा, एक प्रतिबाधा एक पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, और प्रतिबाधा जो होता है ना, एक तरह से याद रखना, कर्ण की लंबाई, किसकी, कर्ण की लंबाई, थोड़ा सा देखते हैं क्या है, चलिए बताइए, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक यानी कॉस फाई क्या होता है, पहले एल आर परिपथ है ना बाबू, तो पहले एक काम करो, ट्रिक है, एल आर परिपथ है तो पहले आर है ना, तो पहले आर के लिए तुम ये आर बना दो, एल आर के लिए रेसिस्टेंस आर के लिए आर बना दिए, आर के लिए तुम आर बना दो, और एल, एल के लिए तुमको बनाना होता है ओमेगा एल, एल के लिए लिखना होता है ओमेगा एल, लेकिन 90 डिग्री आगे करके, तो बोलो एल आर है ना, तो एल आर के लिए पहले आर के लिए हमेशा, आर के लिए हमेशा इस तरह का लाइन दे दोगे, एक्स एक्सिस में दे दोगे, ये आर हो गया, और एल के लिए दोगे ओमेगा एल, वो 90 डिग्री आगे होगा, और दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, इसको लेके जोड़ोगे तो ये वाला होगा ही, और ये जो कर्ण है ना, इसकी लंबाई अगर होगा ना, अगर इसकी लंबाई निकालेंगे तो बाबू वो वाला चीज कहलाता है प्रतिबाधा, वो क्या कहलाता है, इसके जोड़ करके इसकी लंबाई निकालेंगे तो प्रतिबाधा, लेकिन इसमें अगर ये वाला कोण फाई मान ले और इसका कॉस फाई निकाले तो वो शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर कहलाता है। दो चीज है, एक है बाबू पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक, और एक वो चीज हम क्या कहे हैं, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को इम्पीडेंस कहते हैं, इम्पीडेंस वही कर्ण की लंबाई। अच्छा एक बात बताओ, एल आर परिपथ है तो पहले आर है तो आर को हम एक्स एक्सिस में खींच दिए, आर को एक्स एक्सिस, और एल के लिए ओमेगा एल दे दिए, ओमेगा एल बाबू 90 डिग्री आगे कर दिया, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, और इसकी लंबाई निकालो, इसको जोड़ दो, इसकी लंबाई निकालोगे तो इसकी लंबाई होगी
ये कर्ण है ना बाबू, कर्ण की लंबाई होती है, कर्ण की लंबाई बराबर होता है रूट अंडर आधार का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी ओमेगा एल का होल स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये हो जाएगी बाबू ये हो जाएगी आर एल परिपथ या एल आर परिपथ ये होगी एल आर परिपथ का प्रतिबाधा होगा। हमको प्रतिबाधा नहीं निकालना है, प्रतिबाधा नहीं, हमको क्या निकालना है, शक्ति गुणांक यानी कॉस फाई। अब बोलो ये फाई है ना, तो इसमें कॉस फाई निकालो। शक्ति गुणांक यानी बाबू कॉस फाई, और कॉस फाई क्या होगा, कॉस फाई बराबर होता है बाबू आधार बटा कर्ण। इस त्रिभुज में कॉस फाई क्या होगा, कॉस फाई बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है यार, आर, और बटा कर्ण कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। आपका ऑप्शन क्या होगा यार, आर बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये हो जाएगा। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। पहले क्या करिएगा, आर दिया होगा तो आर को एक्स एक्सिस में कर दीजिएगा, एल कहा होगा तो ओमेगा एल ऊपर, अगर सी कहा होता न तो 1/ओमेगा सी नीचे खींच देते, बाकी सारा काम एक ही जैसा होता है। ठीक है। 9 नंबर कहता है जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल। बाबू एक यहाँ पे चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई में 2 पोल्स होते हैं, एगो नॉर्थ और एगो साउथ। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, देखिए ध्यान दीजिए, बाबू अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर तुम चुंबकीय क्षेत्र बी के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र बी के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र बी के अंदर किसी चुंबकीय सुई को लेके लटका देते हो तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाती है। लेकिन जैसे ही लटका के थोड़ा सा हल्का सा चुंबकीय सुई को जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा डिफ्लेक्ट कर देते हो, हल्का सा उसके स्थान से विक्षेपित कर देते हो, विक्षेपित करके जैसे ही छोड़ते हो तो ये ऐसे ऐसे कंपन करना लगता है, ऐसे ऐसे क्या करने लगता है, कंपन। अगर किसी चुंबकीय सुई को चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा सा अपने मूल स्थिति से विस्थापित करके जैसे ही छोड़ते हो तो ऐसे 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 घूमना स्टार्ट कर देता है, और एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको कहते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी। उसका जो टाइम पीरियड होता है ना, घूमने का टाइम पीरियड, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी। अगर देखो इसको कांस्टेंट मान लो तो टी किसके व्युत्क्रमानुपाती है, ये तो कांस्टेंट होता ही है। 2 पाई तो कांस्टेंट है ना यार, 2 पाई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। टी किसके व्युत्क्रमानुपाती है, टी व्युत्क्रमानुपाती है रूट अंडर बी के, टी व्युत्क्रमानुपाती है रूट अंडर बी के। अच्छा तुम पढ़ा है ना भैया वो कि व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब हई बढ़ी तो हई घटी, हई बढ़ी तो हई घटी। चलो, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, इस चुंबकीय क्षेत्र बी की तीव्रता को, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिए, वो बी क्या की है, 4 गुना बढ़ा दिए, तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल, आवर्तकाल यानी टी कितना हो जाएगा। अच्छा बी कितना हुआ, बी ही रहा कि 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना मतलब 4 बी हो गया, 4 बी, और बाबू 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 4 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 यानी 1/2, मतलब कहने का मतलब ये 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा। अरे यार क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी 4 गुना कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी 4 गुना बढ़ाएंगे तो 4 बाहर निकलेगा 2, तो आवर्तकाल 2 गुना घट जाएगा। 2 गुना घट जाएगा मतलब क्या हो जाएगा यार, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा। ये चुंबकीय सुई तेजी से मतलब दोलन करना स्टार्ट कर देगी। क्या किए हैं, टी बी के व्युत्क्रमानुपाती था, चुंबकीय क्षेत्र बी को बाबू 4 गुना किए, चुंबकीय क्षेत्र बी को क्या किए, 4 गुना, और बी क्या किए, 4 गुना बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, लेकिन कितना घटेगा देख लो, 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 2 गुना घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबू खगोलीय टेलीस्कोप में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। चलो तुमको बताते खगोलीय टेलीस्कोप की परिभाषा। बाबू वह टेलीस्कोप जिससे खगोलीय पिंडों, ग्रह, तारे, ईटीसी को देखा जाता है। वह टेलीस्कोप जिससे खगोलीय पिंडों, ग्रहों, तारों को देखा जाता है, उसी को खगोलीय टेलीस्कोप कहते हैं। और जानते हो, ये याद रखना,
खगोलीय टेलीस्कोप में किसी चीज को देखते हो ना तो उसका उल्टा इमेज बनता है, उल्टा और आभासी, वो वास्तविक नहीं होता है, आभासी होता है। तो खगोलीय टेलीस्कोप में जो इमेज बनता है, खगोलीय टेलीस्कोप में जो इमेज बनता है वो उल्टा और आभासी होता है। तो देख लो कौन सा है उल्टा और काल्पनिक, काल्पनिक यानी आभासी। राइट ऑप्शन सी, ये वाला होगा नहीं, कोई नहीं होगा, बस सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, बीटा किरणें, बाबू बीटा किरणें विक्षेपित होती, कई आदमी सोचेगा सर बीटा किरणें क्या है। बाबू बीटा किरण और कुछ नहीं है यार, बीटा किरणें मतलब तेजी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन, तेजी से तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, बीटा किरणें मतलब तेजी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए बीटा किरणें विक्षेपित होती है, बाबू बीटा किरणें तो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन है, वो किसमें विक्षेपित होगी, ये इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश, आवेश कभी भी विक्षेपित होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो सकता है एंड मैग्नेटिक फील्ड में भी हो सकता है, ई और बी दोनों में हो सकता है। चलिए बीटा किरणें यानी इलेक्ट्रॉन विक्षेपित होती है, तो बीटा किरणें गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, बाबू बीटा किरणें आवेश और आवेश गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड में विक्षेपित नहीं होंगी। तो बीटा किरणें यानी इलेक्ट्रॉन गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में विक्षेपित होंगी नहीं, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र बी में नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र में, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं। डी नंबर देखो क्या है, चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। क्यों? क्योंकि बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी पड़ता है। तो बीटा किरणें इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में विक्षेपित होंगी। बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू सामने देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक। बाबू तुमको और नहीं है, और नहीं है, नॉट और है, और नहीं है, और नहीं कह रहा है, नॉर, नॉर किससे बना है, और का उल्टा कर दो, नॉट और से नॉर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है, पहले जानो और का हिंदी और बाबू जान लो, और को प्लस से दिखाया जाता है, और नॉट और रहेगा ना, नॉट कर दोगे, नॉट कर दोगे तो उस पर बार दे दोगे बस। चलो पहले देखो तो और गेट के लिए बुलियन व्यंजक, बाबू और गेट का बुलियन व्यंजक होता है y बराबर a प्लस बी, प्लस बताता है और के, प्लस बताता है और को, एगो और गेट होता है बाबू एंड बताता है गुणा, एंड रहेगा तो उसमें गुणा चला जाएगा, कुछ नहीं। चलो नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, पहले और बोलो, और का क्या होता है, और का बुलियन व्यंजक होता है y बराबर a प्लस बी कह दो, ये और गेट है। लेकिन और नहीं है, नॉट और है, नॉट और मतलब उस पर बस बार दे दो, तो y बराबर a और b का बार, तो y बराबर a और b का बार, प्लस मतलब और गेट a और b का बार कर दो, तो और नहीं है, ये नॉर है। योर राइट ऑप्शन विल बी डी। बाबू अभी तक प्लस है, प्लस मतलब ये और गेट है, ये केवल और गेट है, गलत है। y बराबर a एंड बी, तो ये गुणा है तो ये एंड गेट है, ये और गेट था, ये एंड गेट था, और ये एंड नहीं है, ये नैंड है, ये नैंड नहीं चाहिए हमको, नॉर चाहिए। नॉर किस तरह बनता है, और तथा नॉट से, और किस तरह होता है a प्लस बी और हो गया, और बार दे दो तो वो नॉर हो गया। चलो वही होगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो ना, आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा यार, डी होगा, सी थोड़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64 समरूप बूंदें, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाने कि छोटी छोटी बूंदें हैं, उनका विभव इतना है छोटी बूंद का, और सबको मिला के बड़ा बूंद बन जाए, तो बड़का बूंद का विभव वो निकालना होना बाबू, तो तुम्हारे को एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर वो फॉर्मूला याद रहेगा तो तुम चाहोगे कि छोटी छोटी बूंद को मिला करके बड़ी बूंद बनाए, तो बड़े का विभव भी निकल जाएगा, बड़े का धारिता भी निकल जाएगा, सारा कुछ निकल जाएगा, टेंशन मत लेना। बोलो 64 छोटी समरूप बूंदे, छोटी नहीं लिखा है लेकिन हम बता दे रहे हैं छोटी ही है। 64 छोटी समरूप बूंदे, 64 छोटी समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। 64 को छोटा बूंद है जिसमें प्रत्येक की धारिता 5-5 माइक्रोफैराड है, मिल के बड़का बूंद बने, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी बाबू, कॉन्सेप्ट जान लो,
फॉर्मूला जान लो, ट्रिक जान लो। ट्रिक यही है, छोटा छोटा बूंद रहे बहुत सारा, एन गो छोटा छोटा बूंद रहे, सभी बूंदों को मिला के बड़ी बूंद बने। एन छोटी छोटी बूंदों को मिला के एक बड़ी बूंद बने। अगर प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता C1 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 और सबको मिला के बड़ा बूंद बने, तो बड़े बूंद की धारिता C2 कितनी होती है? C2 बराबर n के पावर 1/3 C1। बड़े बूंद की धारिता C2 जो होती है ना, n के पावर 1/3 C1। n क्या है? संख्या, कितनी संख्या में बूंद मिलके बना रहा है। अच्छा, अगर तुमको ऐसा नहीं कहता, धारिता नहीं दिया था, पता है कि हर एक छोटे बूंद का विभव दिया है, हर एक छोटे बूंद का विभव अगर V1 रहता है, हर एक छोटे बूंद का विभव V1, बड़का बूंद बनता, बड़के बूंद का विभव V2 क्या होता है? तो विभव V2 बराबर n के पावर 2/3 V1 होता है। विभव में पावर 2/3, विभव में पावर कितना भाई? 2/3, और धारिता रहे तो पावर 1/3। चलिए बताइए, बोलिए। 64 छोटी छोटी बूंदे हैं, 64 छोटी छोटी बूंदे हैं, सबकी धारिता 5-5 माइक्रोफैराड है, मिलके बड़ा बूंद बनाए तो बड़े बूंद की धारिता। बाबू, धारिता के लिए सूत्र क्या इस्तेमाल करोगे? बड़े बूंद की धारिता C2 बराबर n के पावर 1/3 C1। n कितना बूंदा है? बूंदा n कितना है? 64, 64 के पावर 1/3, और C1 छोटके की धारिता C1 कितनी है यार? 5 माइक्रोफैराड। 64 को क्या लिखोगे? 64 मतलब बाबू 4 का क्यूब, सेटिंग का 13, 64 है 4 का क्यूब, और फिर है इसका पावर 1/3 इंटू 5 माइक्रोफैराड। बाबू 4 का पावर 3 है, पावर का पावर रहता है, पावर का पावर तो पावर में गुणा, 3 और 1/3, काम खत्म। और बचेगा क्या? 4 5, ये 5 है यार, 4 5 20, 20 क्या माइक्रोफैराड। छोटके की धारिता 5-5 माइक्रोफैराड है, 64 को मिला के बड़का बूंद बनेगा, उसकी धारिता होगी 20 माइक्रोफैराड। योर राइट ऑप्शन विल डी। ठीक है। 15 नंबर, बाबू विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर, किसी भी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर, बाबू इलेक्ट्रिक सर्किट के विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर धाराओं का टोटल बीजगणितीय योग क्या होता है? हमेशा 0 होता है। ये है किरचॉफ का नियम। किसका नियम है? चलो, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर, बाबू विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? हमेशा 0 होता है। समझ लो बाबू, किरचॉफ का पहला नियम कहता है, किरचॉफ का पहला नियम कहता है, किसी जंक्शन पर जितनी धारा आती है, जितनी धारा आती है जंक्शन से उतनी ही धारा निकल जाती है। यानी I1 + I2 + I3 बराबर I4 + I5। जितनी धारा आएगी I1 + I2 + I3 बराबर I4 + I5। किरचॉफ का पहला नियम क्या है? किसी जंक्शन पर जितनी धारा आती है उतनी निकल जाती है। और इसको थोड़ा सा दिखा दे, I1 + I2 + I3 बराबर I4 + I5। I1 + I2 + I3 बराबर I4 + I5। आप इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो। I1 + I2 + I3 माइनस I4, क्योंकि बाहर जा रहा है, माइनस I5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और इसी चीज को कहते हैं कि किसी जंक्शन पर, किसी बिंदु पर धाराओं का टोटल बीजगणितीय योग, टोटल बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है? 0। तो विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? फटाफट बोलिए। राइट ऑप्शन है ए, यानी 0 होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। बाबू देखो, विद्युत वाहक बल, कई आदमी तो भ्रम में आ जाएंगे, ये बल है सर, ये बल है, और बल के बीमा होता है MLT-2। में कौनो MLT-2 दिख रहा है? MLT-2, MLT-2 ये दिख रहा है, तो आदमी तो भ्रम में आकर के कहेगा कि सर विद्युत वाहक बल बल है, बल है, तो ये मार देगा, लेकिन गलत हो जाएगा। बाबू, विद्युत वाहक बल बल नहीं है। विद्युत वाहक बल का जो यूनिट होता है वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है। तो कोई पूछे विद्युत वाहक बल का बीमा, विद्युत वाहक बल, बाबू विद्युत वाहक बल एक तरह का वोल्टेज है। विद्युत वाहक बल वोल्टेज है, तो इसका बीमा निकालना है तो वोल्टेज का बीमा निकाल दो। वोल्टेज का जो होगा वो विद्युत वाहक बल का होगा। बल मत समझना। चलो बोलो, विद्युत वाहक बल, बाबू विद्युत वाहक बल को ई से सूचित करते हैं, और विद्युत वाहक बल एक तरह का क्या है? वोल्टेज है। और बाबू पढ़े हो विभव भी, विभव भी बराबर
कार्य बटा आवेश, विभव बराबर कार्य बटा आवेश, पढ़े हैं विभव V बराबर W/Q। इसलिए विद्युत वाहक बल की विमा बराबर विभव की विमा बराबर W की विमा Q की विमा। W क्या है? कार्य। और 11th पढ़े होगे कि कार्य W की विमा होती है, कार्य की विमा होती है mL²T-2 और Q है बाबू आवेश, आवेश की विमा IT, AT होता है, Q है आवेश, आवेश का IT या AT, इसमें हर जगह IA दिया है, यहाँ A भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आवेश Q की विमा हम कर दे बाबू, हम अपने हिसाब से AT कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? AT, T मतलब T⁻1, उदुक करके ऊपर भागेगा तो क्या होगा बाबू? mL²T-3, mL² T⁻1 है, ऊपर जाएगा -1, -1 और -2 -3 और A⁻1 ऊपर जाएगा तो A⁻−1, mL²T-3 A-1, mL²T-3 A-1, your right option will D here, okay? चलो, अभी भी गलती मत करना। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल बाबू बल है, नहीं विद्युत वाहक बल बल नहीं है, विद्युत वाहक बल वोल्टेज है, और वोल्टेज है तो वोल्टेज का बीमा निकाल दो। चलिए, कोई पूछे एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? वैसे तो हम बता दें एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है, कैसे देख लो। एम्पियर, एम्पियर मतलब होता है, एम्पियर क्या है? धारा का मात्रक है। एम्पियर मतलब, एम्पियर का मतलब वो धारा आई, और घंटा, घंटा मतलब टाइम ना जी। एम्पियर मतलब, एम्पियर धारा का मात्रक है, धारा मतलब आई, और घंटा मतलब टाइम, तो आई इंटू टी। आई इंटू टी क्या होता है? आई इंटू टी होता है क्यू। इस तरह तुम पढ़े हो, क्लास 10th में पढ़ा है, क्लास 10th में पढ़ा है बाबू, धारा आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बराबर आई टी, तो आई इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू, तो यही तो है आई टी। एम्पियर मतलब, एम्पियर मतलब धारा, एम्पियर मतलब धारा आई, और घंटा मतलब टाइम, आई इंटू टी क्या होता है? आई इंटू टी होता है क्यू। तो ये क्या है बाबू? एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? क्यू यानी आवेश का। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। वैसे बताया भी थे कि आवेश का 5 मात्रक है बाबू, आवेश का 5 मात्रक होता है। पहला मात्रक है एम्पियर सेकंड, आवेश का पहला मात्रक है एम्पियर सेकंड, इसी को कूलाम भी कहते हैं। आवेश का एक और मात्रक है ईएसयू, एक और मात्रक है ईएमयू, एक और मात्रक है एम्पियर आवर, और एक एम्पियर आवर होता है 3600 कूलाम, 3600 कूलाम। और आवेश का एक और मात्रक होता है 1 फैराड, ठीक है, 1 फैराडे। एक फैराडे होता है बाबू 96,500 कूलाम। याद होगा आप लोग को, एकदम याद होगा, पढ़ा है तो। अब देखो प्रतिघात का मात्रक, बाबू तुम जान लो 3 गो चीज है। प्रतिरोध, क्या? धारा के बहाव में रुकावट, बाबू प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, तीनों का मात्रक होता है ओम। प्रतिघात का मात्रक है, प्रतिघात का मात्रक क्या है बाबू? ओम। बाबू फैराड जो है धारिता का मात्रक है, गलत है। एम्पियर, एम्पियर आपको जानते हो धारा का मात्रक है, गलत। महो, महो प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी चालकत्व, चालकत्व का मात्रक है, तो वो भी नहीं होगा। तो आपको प्रतिघात, प्रतिघात याद रखो, प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, तीनों का मात्रक क्या होता है? ओम। ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर कहता है जब प्रकाश की एक किरण, जब प्रकाश की किरण ग्लास के स्लैब में प्रवेश करती है, बाबू कहीं भी नहीं कहे कि ग्लास के स्लैब में प्रवेश करती है, कहां से करती है ये भी तो जानना चाहिए। प्रकाश की किरण चल के आई ग्लास के स्लैब में, जब कहीं भी नहीं कहने, कुछ बताए नहीं कि कहां से कर रही है, तो निर्वात से मानेंगे, निर्वात से घुस रही है ग्लास के स्लैब में। जब प्रकाश की किरण ग्लास के स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्घ्य, बाबू जब भी प्रकाश निर्वात से कांच में जाता है, जब भी प्रकाश निर्वात से कांच में जाता है तो कांच में उसकी चाल घट जाती है, चाल घटने से उसका तरंग दैर्घ्य भी क्या हो जाता है? घट जाता है। थोड़ा सा देख लो, फिगर से भी समझ लो। बाबू बोलो, जब प्रकाश की किरण कांच के स्लैब में प्रवेश करती है, तो इधर हम मान लिए बाबू निर्वात, क्या मान लिए? यहाँ मान लिए निर्वात, और इधर मान लिए कांच का स्लैब, कांच यानी ग्लास। बाबू जब भी प्रकाश निर्वात से कांच में इंटर करेगा, घुसेगा,
जब भी प्रकाश निर्वात से कांच में घुसता है तो आपको पता है कि निर्वात में उसकी चाल ज्यादा होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में ज्यादा है, कांच में घुसने से चाल घट जाएगी। बाबू चाल घटेगी ना, चाल निर्वात में ज्यादा है, इसमें जाएगा तो चाल घटेगा, चाल घटेगा तो इसका तरंग दैर्घ्य यानी ये दूरी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है, घट जाता है, उतना ही नहीं जाता, घट जाता है। बाबू जब भी प्रकाश निर्वात से कांच में घुसता है तो कांच में जाने से यहाँ चाल ज्यादा होती है, इसमें चाल घटती है, चाल घटने से उसका तरंग दैर्घ्य भी घट जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। यहाँ पे प्रति सेकंड जितना कंपन हो रहा है, यहाँ भी प्रति सेकंड उतना ही कंपन होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करेगी। क्या चेंज करेगा, जब भी प्रकाश निर्वात से कांच में जाता है, जब प्रकाश निर्वात से कांच में जाता है तो कांच में घुसने से चाल घटती है, चाल घटने से तरंग दैर्घ्य घट जाता है, फ्रीक्वेंसी नहीं घटती है। एक और कारण बता देते हैं, तो बोलो जब प्रकाश की किरण कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य, ये तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। वैसे एक बात जानते हो कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, वो प्रकाश की चाल सी बराबर होता है न्यू लैम्डा, प्रकाश की चाल सी बराबर न्यू लैम्डा, न्यू है फ्रीक्वेंसी, और जानते हो प्रकाश जब एक से दूसरे माध्यम में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी न्यू क्या होती है, कांस्टेंट। अगर न्यू कांस्टेंट है तो सी किसके समानुपाती है, सी है लैम्डा के समानुपाती है। अगर सी लैम्डा के समानुपाती है यानी चाल घटेगा तो तरंग दैर्घ्य भी घटेगा। हम जानते हैं कि निर्वात से कांच में घुसेगा, लाइट कांच में घुसता है तो चाल घटता है, चाल घटता है तो तरंग दैर्घ्य भी क्या हो जाएगा, डेफिनेटली इट विल डिक्रीज, दैट मीन्स ये घट जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए बाबू, नेक्स्ट कहता है जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा, बाबो ये है अमीटर, अमीटर को संटिंग करेंगे, संट करेंगे मतलब संट करने का मतलब है कि काफी कम मान के प्रतिरोध से जोड़ देना है या तांबे की मोटी पट्टी को जोड़ देना। कोई पूछे कि संट किसको कहते हैं, आता है 2 नंबर का क्वेश्चन कि संट क्या है, तो याद रखना गैल्वेनोमीटर, अभी अमीटर भूल जाओ, गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाने के लिए, गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाने के लिए इसके समानांतर क्रम में तांबे की मोटी पट्टी या कम मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं जिसको संट कहते हैं। ठीक है, संट किसको कहते हैं, गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाने के लिए उसके समानांतर क्रम में तांबे की मोटी पट्टी जोड़ते हैं जिसको हम शंट कहते हैं। ठीक है, याद रहना चाहिए। चलिए इधर देखिए, जब किसी अमीटर को संट कर दें, जब किसी अमीटर को संट करेंगे वो संट लगा देंगे यानी तांबे की मोटी पट्टी या कम मान का प्रतिरोध देंगे तो इसकी माप सीमा, बाबू अगर संट कर देंगे तो इसकी माप सीमा बढ़ जाएगी, इससे और ज्यादा करंट हम लोग माप सकते हैं। इसकी माप सीमा क्या होती है, स्थिर रहती है, गलती है, घटती है, गलती है, इनमें से कोई नहीं, गलती है। इसकी माप सीमा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि संट लगाने से बाबू इससे हम और ज्यादा करंट भेज सकते हैं और उसको मीजर कर सकते हैं। इसकी माप सीमा में क्या होगी, वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखिए बाबू, स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक, हमेशा याद रखिए, हमेशा स्वप्रेरकत्व का या अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों आता है। स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है, स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हेनरी। अच्छा कोई पूछ सकता है कूलाम किसका होता है, कूलाम तो आवेश का होता है, स्वप्रेरकत्व का थोड़ी होता है। कूलाम आवेश का होता है, वोल्ट विभव या विभवांतर का होता है, गलत है, ओम प्रतिरोध का होता है। लेकिन हेनरी किसका मात्रक है बाबू, स्वप्रेरकत्व का। तो स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हेनरी। ओके चलिए इधर देखिए बाबू, तप्त तार आमीटर, तप्त तार आमीटर मतलब हॉट वायर आमीटर, हॉट वायर एमीटर, तप्त तार आमीटर प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापता है। याद रखना हॉट वायर आमीटर हमेशा ही एसी का आरएमएस वैल्यू, मूल औसत वर्गमान, मूल औसत वर्गमान यानी वर्ग माध्य मूल मान मापता है, आईआरएमएस। याद रखना बाबू, क्या कहे हैं जो एसी को मापने के लिए, जानते हो एसी को मापने के लिए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट अल्टरनेटिंग करंट कितना बह रहा है, एसी को मापना है ना, एसी को मापने के लिए हम लोग हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। और हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट एसी का ताक्षणिक मान नहीं मापता है, एसी का आरएमएस वैल्यू वर्ग माध्य मूल मान ही नापता है। तो कोई पूछे तप्त तार आमीटर, हॉट वायर आमीटर क्या मापता है, एसी का वर्ग माध्य मूल मान आरएमएस करंट मापता है। ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी हो गया। तरह किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के, और ऊंचाई, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई मतलब होता है वोल्टेज बढ़ाने वाला, वोल्टेज बढ़ाने वाला। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट है, N1 और N2 फेरे हैं, तो क्या सही होगा? बोलो। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, बाबू ऊंचाई मतलब, ऊंचाई मतलब वोल्टेज बढ़ाने वाला। अच्छा तुम बताओ, ट्रांसफार्मर में कितने कॉइल होते हैं? ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है। अगर बाबू इसमें वोल्टेज बढ़ाना है ना, वोल्टेज बढ़ाना है तो इसमें फेरों की संख्या बढ़ा दो। फेरे अगर पास पास कर दोगे ना, ये प्राइमरी कॉइल है, तुमको ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाने वाला बनाना है, तो वोल्टेज बढ़ाने वाला बनाना है तो उस साइड फेरों की संख्या बढ़ा दो। फेरों की संख्या बढ़ जाएगी तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो प्राइमरी कॉइल में और किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में कितने फेरे हैं? N1। सेकेंडरी में कितने हैं? N2। वोल्टेज बढ़ाने वाला बनाना है तो N2 ज्यादा होना चाहिए, N1 कम होना चाहिए, नहीं जी? तो N2 ज्यादा, वोल्टेज बढ़ाना है तो N2 ज्यादा, तो N2 इज ग्रेटर देन N1। योर राइट ऑप्शन विल बी N2 इज ग्रेटर देन N1। यहाँ गलती लिखा गया है। N2 के तरफ मुंह बैले है, मुंह बैले है मतलब N2 बड़ा है, N1 छोटा है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। आगे का जो क्लास है, आगे भी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा माइक के प्रॉब्लम की वजह से क्लास अभी बंद करना है। नेक्स्ट वीडियो में आगे है।